राज तहखाने में जाकर उन लोगों को नीचे उतारने को कहता है तो उसके आदमी उन तीनों को उतारने लगते हैं। तो राज सेरा से कहता है, क्या पता चला? तब सेरा कहता है, बॉस ये लोग स्कॉर्पियन ग्रुप से हैं। ये सुनकर राज कहता है, माफिया का सनाया से क्या लेना देना? तो शेरा कहता है, मुझे नहीं पता, इन लोगों ने बस इतना कहा कि इन्हें सिर्फ सनाया मैम पर नज़र रखने को कहा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। बाकी के बारे में आप खुद ही जाने तो बेहतर है। ये सुन राज सिर हिला देता है। तब तक उन तीनों को उतार कर ज़मीन पर घुटने के बल बैठा दिया गया था। तो राज उनके पास जाता है और कहता है, तुम जैसे माफिया को सनाया के पीछे क्यों हो? इस पर उनमें से एक कहता है, तुम कौन हो? इस पर राज कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी दूसरा कहता है, तुम तो वही हो जो उस लड़की के साथ थे, आखिर तुम हो कौन? इस पर राज कहता है, मैं सनाया का भाई हूँ। तो तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, हम लोग उसके भाई को 15 साल पहले ही मार चुके हैं। ये सुनकर राज चौंक जाता है और साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग। फिर राज कहता है, तो वो स्कॉर्पियन ग्रुप का काम था। वैसे उस समय तुमने काम काफ़ी अच्छा किया था, पर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया। और पता है उस दिन तुमने किसको मारा था? वो आरएस का बेटा था। ये सुनकर उन तीनों की सांस हलक में अटक जाती है और घबराते हुए कहते हैं, ये नहीं हो सकता, मैं आरएस से दुश्मनी क्यों करूँगा? तो राज कहता है, तुम्हारी किस्मत है जो अगर आरएस के बेटे को मार कर भी अभी तक जिंदा हो, पर अब जब मुझे पता है कि इसके पीछे तुम्हारी ग्रुप है तो अब आरएस तुम लोगों के पीछे आएंगे। ये सुनकर उन तीनों के एक साथ पैंट गीले हो गए। तो राज कहता है, अब जान गए हो तो बताओ सनाया के पीछे क्यों पड़े हो? इस पर उनमें से एक कहता है, हम लोगों को सिर्फ उस लड़की पर नज़र रखने को कहा गया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, पर उन्हें सही सलामत चाहिए। हमारे लीडर ने कहा था कि उस लड़की को कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं पता। तो राज वहाँ से उठकर जाने लगता है और शेरा को इन तीनों को मारने को कह देता है। वहाँ से निकलने के बाद राज हॉस्पिटल ना जाकर विला के अंदर जाता है, क्योंकि वो रात के 12 बज गए थे। वो वहीं रहना ठीक समझा और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में जाकर आसमान की ओर देखकर कहता है, पापा आप क्या काम करते थे? ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से आपकी जान गई और आपने सनाया को इसमें कैसे शामिल किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कैसे उसकी हिफाजत कर पाऊंगा? कुछ तो कहीं छोड़ा होगा आपने, कोई क्लू? आखिर आपने मुझे आम इंसान की तरह क्यों रहने को कहा और मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए क्यों भेजा? ये सब कहते हुए राज का सर बहुत तेज दर्द करने लगा था और वो जाकर बेड पर सो गया। अगली सुबह राज की नींद एक फ़ोन कॉल से खुली। कॉल था हितेश का। तो राज कहता है, बोलो क्या हुआ? तो हितेश कहता है, सर मैं दिल्ली आ चुका हूँ। तो राज कहता है, तुम अभी जाकर आराम करो। और पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे है? हितेश कहता है, सर 4 बजे। तो राज कहता है, ठीक है, तुम तैयारी करो, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ। और इतना बोल वो फ़ोन रख देता है और वो वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद वो घर के लिए निकलता है। जब तक राज घर पहुँचता है तो 8 बज चुके थे। वहाँ जाता है और मालती जी को गुड मॉर्निंग बोलकर उन्हें हग करता है। तो मालती जी कहती है, बेटा जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तो राज कहता है, सनाया अभी तक नहीं उठी? तो सनाया की आवाज़ आती है, माँ गुड मॉर्निंग। इतना बोल वो राज को हटाकर मालती जी के गले लग जाती है और अपने बालों को स्टाइल मारते हुए चेयर पर बैठ जाती है। तो राज कहता है, माँ इसे क्या हुआ? कहीं इसके अंदर आत्मा तो नहीं आ गई? इस पर मालती जी कहती है, कोई आत्मा नहीं है आई है, बल्कि कल उसने अपने बालों का स्टाइल करवाया है, बस वही तुमको दिखा रही है। ये सुनकर राज एकदम गौर से सनाया को देखा। उसके चेहरे पर खुशी देखते हुए राज अपने मन में कहता है, मैं इस खुशी को बनाए रखने के लिए मैं हर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारे आने वाले हर खतरे को मैं ख़त्म कर दूंगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। और इतना सोचते हुए वो सनाया के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और तुम्हारे नए स्टाइल भी, और ये जो तुम्हारे 2 सींग निकल रहे हैं काफ़ी क्यूट है। ये सुनकर सनाया कहती है, थैंक यू भाई, मगर उस सींग वाली बात याद आती है तो वो राज को मारने के लिए दौड़ती है। ये देखकर मालती जी कहती है, ये लोगों का हो गया, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। और इतना बोल किचन में चली जाती है। इधर ये दोनों लड़ते हुए छत पर आ जाते हैं और दोनों थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं और एक साथ हंसने लगते हैं। इसके बाद सनाया कहती है, भाई आपको कुछ बताना है। ये सुनकर राज सनाया की तरफ देखा तो सनाया कहती है, मेरी कब से इच्छा थी कि मेरा भाई वापस आए और मैं उससे लड़ाई करूं, साथ में अपने दिल की बात भी बताऊं और उसके साथ मस्ती और शॉपिंग करूं। और आगे कहती है, मैं ये बात घर पर नहीं कह सकती। तो राज कहता है, ठीक है, वैसे भी आज कॉलेज का हाफ डे है तो उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूँगा, तुम वही बात कर लेना। ये सुनकर सनाया खुश हो जाती है और राज के गले लग जाती है। कुछ देर बाद राज को अचानक कुछ याद आता है और वो सनाया को नीचे जाने को कहता है।
जब वो चली जाती है तो एक फ़ोन लगाता है और 2-3 रिंग के बाद कॉल उठा लिया जाता है। तो दूसरी तरफ से एक भारी और रोबदार आवाज़ आई, अब जाकर तुम्हें मेरी याद आई? तो राज कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप हर दिन याद आते हो, आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा सेंटी मत हो, ये बताओ फ़ोन क्यों किया है? तो राज कहता है, आपके बदले का टाइम आ गया है, जिसने भी वो काम किया उसका पता चल गया है। और हाँ, अपना वादा भूलना मत, आपने वादा किया था कि अगर मैं उसका पता लगा लूँ तब आप दिल्ली आ जाएंगे। तो उधर से आवाज़ आती है, बच्चे, रंजीत साहनी अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटा, ये तुम जानते हो, और थैंक यू बेटा कि तुमने मेरी 15 सालों की तपस्या का फल दिया। अच्छा बताओ सनाया बेटी, और आपकी माँ कैसी है? तो राज कहता है, आप जब यहाँ आना तो देख लेना, वैसे भी अब आपको हमारे साथ ही रहना है। इस पर रंजीत साहनी कहते हैं, मैं तो कब से यही चाहता हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा अब है ही कौन। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो तुझे बहुत याद करती है। तो राज कहता है, तो आप दोनों जल्दी से आ जाओ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। तो कब आ रहे हो? इस पर रंजीत जी कहते हैं, आज उस काम को ख़त्म कर लूँ, कल मैं वहाँ आ जाऊँगा संडे को। और इतना बोल वो फ़ोन रख देते हैं। इधर राज ने रंजीत साहनी को सभी डिटेल भेज दिया था और उसे देखकर उनके आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। और उन्होंने एक फ़ोन किया और एक लोकेशन बताया और कहा, आज इस गैंग को जड़ से ख़त्म करना है। तो चलिए अब इनके बारे में बताते हैं। ये माफिया किंग कहे जाते हैं और इनके नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आरएस है, जिनके लीडर ये हैं। उनकी वाइफ का नाम मुआनी साहनी है और इनका एक बेटा था आरोज साहनी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 15 साल पहले उनके बेटे को मार दिया गया था, मगर इन्हें 15 सालों में हत्यारे का पता नहीं चला था। लेकिन आज उसके बारे में जानकर उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। उनके बेटे की मौत क्यों हुई ये सिर्फ राजवीर जानता है, जो कि उस समय वहीं पर था। उसकी मौत कैसे हुई और राजवीर रंजीत साहनी से कैसे मिला, ये बात के एपिसोड में पता चलेगा। अब कहानी पर आते हैं। रंजीत जी को फ़ोन करते ही उसके सभी आदमी निकलने के लिए तैयार हो गए और वो लोग वहाँ के लिए निकल गए। करीब 2 घंटे बाद सभी लोग एक जंगल के पास पहुँच गए और वहाँ के वो लोग अंदर जाने लगे। इधर जंगल के अंदर एक घर में स्कॉर्पियन ग्रुप के हेड बैठा हुआ था और वो बार बार किसी को फ़ोन कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर पटक देता है। तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके घर का दरवाज़ा टूटा और बहुत सारे काले कपड़े पहने आदमी पूरे घर को घेर लेते हैं। तो गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो जॉनी के अड्डे पर हमला कर सके। तभी उसकी नज़र आदमियों के कपड़े पर बने लोगों पर पड़ी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह खिलाते हुए बोला, आरएस के लोग, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसे वहाँ कोई और दरवाजे से अंदर आते हुए देखा तो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। तब उस आदमी का फेस दिखता है तो कहता है, आरएस यहाँ? तब रंजीत साहनी वहाँ के सोफे पर बैठ जाता है और वो कहता है, जॉनी, और उसके फेस पर एक थप्पड़ मारता है जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। तो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आरएस, मुझसे कोई गलती हो गई? तो कहता है, गलती नहीं, तुमने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तब जॉनी कहता है, मैं आपके किसी भी काम में दखल नहीं दिया और अंडरवर्ल्ड में जो नियम आपने बनाए हैं उसे भी नहीं तोड़ा, तो फिर ये सब क्यों? तो इस पर रंजीत जी कहते हैं, तुम भूल गए तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तब रंजीत अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है तो उसके आदमी जॉनी को एक चेयर पर बांध देता है। तब रंजीत कहते हैं, आज से 15 साल पहले तुमने एक बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया था, कुछ याद आया? तब जॉनी कहता है, पर उस बच्चे से आपका क्या लेना देना था? मैंने पूरी छानबीन की थी, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं था। चलो तुम्हें कम से कम याद तो है, मेरा उससे क्या रिश्ता है वो बात की बात है। पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और उसका जवाब देना, और अगर जवाब गलत दिया या चुप रहे तो तुम्हारे हाथ की एक उंगली काट दी जाएगी। ये सुनते ही उस आदमी के माथे से पसीने बहने लगता है। तब रंजीत कहते हैं, तुम उस लड़के को क्यों मारना चाहते थे? इस पर जॉनी कुछ नहीं कहता। तो रंजीत कुछ इशारा करते हैं, तभी एक आदमी आकर जॉनी के हाथ की एक उंगली को काट देता है और वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी रंजीत फिर से वही सवाल पूछता है। इस बार तुरंत कहता है कि उसके बाप के पास कुछ ऐसा था जो मुझे चाहिए था। मैंने उसे बहुत धमकाया डराया, फिर भी नहीं माना, इसीलिए मैंने उसके बेटे को मारने का ऑर्डर दिया था। इस पर रंजीत जी कहते हैं, और वो क्या था? जहाँ तक मुझे पता है वह एक सीधा सा आदमी था। उसके पास आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो तुम्हें चाहिए था? इस पर वो कहता है, कोई सीधा आदमी नहीं था, एक वैज्ञानिक और एक बेहतरीन डॉक्टर था।
और ये गवर्नमेंट के लिए खुफिया तौर पर कुछ ऐसा बना रहा था, वो जिसके पास होगा वही इस दुनिया का राजा होगा। तो रंजीत कहते हैं और वो क्या था? इस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस वो हासिल करने को कहा गया था और उसके बेटे को मारने का आदेश भी उसी ने दिया था। ये सुनकर रंजीत चौंक जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किसी के आदेश पर काम कर रहे थे? इस पर वो हाँ कहता है। तब रंजीत कहते हैं और वो कौन था? इस पर जॉनी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे काम डार्क वेब पर मिला था, इसमें पैसे बहुत थे इसलिए मैंने ये काम किया। तब रंजीत दूसरा सवाल करते हैं और एक फ़ोटो उसके सामने रखते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है इसे अगवा करने को बोला गया था। और वो क्यों? मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर इतना मालूम है कि ये लड़की किसी जगह की चाबी है जो सिर्फ यही खोल सकती है। इस पर रंजीत कहते हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो वह कहता है इसके बाप ने एक लैब बनवाई जहाँ वह एक्सपेरिमेंट करता था और उसने ऐसा सिस्टम बनाया था जो सिर्फ वो खुद या ये लड़की उसे खोल सकती है। इस पर रंजीत जी कहते हैं और वो लैब कहाँ है? तो कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे वो लड़की उनके हवाले करना था, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो रंजीत कहते हैं एक आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज़ बना रहे थे? तो कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे जो आदेश दिया गया मैं वही किया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तब जॉनी कहता है ये काम सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मिला है और आप चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। फिर वो कहता है आपने बताया नहीं कि उस लड़के से आपका क्या संबंध था? तो रंजीत कहा तुमने सब सही किया, उस लड़के को मार देते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे आदमी से गलती ये हुआ कि उस लड़के की जगह मेरा बेटा मारा गया। और रंजीत उस आदमी को एक जोरदार लात मारता है और गुस्से में कहता है क्या गलती थी उसकी? अभी वो सिर्फ 15 साल का था, उस दिन कितना खुश था क्योंकि वो कॉलेज जाने वाला था, पर तुम्हारे लोगों ने उसकी खुशी छीन ली। तो जॉनी सब समझ गया कि अब वो बचने वाला नहीं है। फिर रंजीत कहते हैं क्या तुमने इस लड़की के पिता की हत्या की? इस पर जॉनी कहता है नहीं, मेरे लोगों ने नहीं मारा। ये सुनकर रंजीत अपनी गन निकालते हैं और उसकी सारी गोलियां उसके माथे पर चला देते हैं, जिसके कारण उसका सिर फट गया। फिर रंजीत अपने आदमी से कहते हैं इस जगह का नामो निशान मिटा दो और पता लगाओ कौन कौन से गिरोह राजवीर के पीछे है। मुझे अब राजवीर के पास जाना होगा, मैं जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मामला है। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं और इधर राजवीर रंजीत सानी से बात करके नीचे आता है और नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद सनाया और राज अपने क्लास में बैठे होते हैं, तभी आदित्य वहाँ आता है और राज के बगल में बैठ जाता है। फिर आदित्य राज से कहता है पता चला सनाया के साथ किसने बदतमीजी की थी? तो राज कहता है नहीं। तब आदित्य कहता है मुझे लगता है ये काम विवेक और राहुल में से कोई एक ने किया हो, सब क्योंकि उस दिन वो दोनों सनाया को देख रहे थे। इस पर राज कहता है शक तो मुझे भी है, पर मैं श्योर होना चाहता हूँ कि कौन है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि वैष्णवी मैम क्लास में दाखिल होती है। उनके वहाँ आते ही सब खड़े हो जाते हैं तो सबको बैठने को कहती है। सभी के बैठने के बाद वो पढ़ाना शुरू करती है। ऐसे ही पढ़ते हुए हाफ टाइम ख़त्म हो जाता है और कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। तब सनाया और राज बाहर आते हैं और शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तो राज की टैक्सी एक मॉल के सामने रुकती है। जब सनाया उस मॉल को देखती है तो एकदम से चीख पड़ती है और राज के गले लग जाती है और कहती है भाई मैं इसमें शॉपिंग करना चाहती थी, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं यहाँ से शॉपिंग कर सकूँ। पैसे की बात आते ही सनाया मायूस हो जाती है और कहती है भाई चलो यहाँ से। तो राज कहता है क्यों? तब काजल कहती है आपके पास इतने पैसे हैं? पता है यहाँ की एक ड्रेस की कीमत 25,000 से शुरू होता है। तो राज कहता है छोटी तुम्हारा भाई इतना भी बेकार नहीं है जो अपनी बहन की छोटी सी विश भी पूरी ना कर पाए। इस पर सनाया कहती है पता है भाई ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है और इसका नाम भी देखो MS मॉल है, और आपको पता है ये MS कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है और मैंने सुना है कि वो कंपनी अपना मेन ब्रांच USA से दिल्ली शिफ्ट कर दिया है और आपको पता है मैं इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ। तो राज कहता है कर लेना, पहले अंदर चल, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सनाया ने बहुत सारी शॉपिंग की और दोनों को भूख लगी तो वो वहीं के एक रेस्टोरेंट में चले गए और एक टेबल पर बैठ जाते हैं और अपने लिए ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद वो खाना ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं तो सनाया राज को एक वहीं के पार्क में चलने के लिए कहती है और दोनों वहाँ एक अच्छी और शांत जगह बैठ जाते हैं। तब राज कहता है बताओ क्या बताना चाहती थी? इस पर सनाया कहती है उस दिन मेरे साथ बदतमीजी हमारे कॉलेज के लड़कों ने ही की थी। तो राज कहता है तुम जानती हो उसे? तो सनाया कहती है नहीं, बस उसे कॉलेज में देखा था। तो राज उसे राहुल और विवेक की फ़ोटो दिखाकर कहता है इनमें से कौन है? तो फ़ोटो को ध्यान से देख कर कहती है इन दोनों में से कोई नहीं है। अब राज परेशान हो जाता है और सोचता है तो कौन हो सकता है। फिर वो
टाइम देखता है तो 3:30 बज रहे थे। तो सनाया को कहता है अब घर चलते हैं, और वो दोनों घर आ जाते हैं। तो राज को मालती जी नहीं दिखती, तो समझ जाता है कि माँ अभी काम पर होगी, इसीलिए वो कमरे में आ जाता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। तो फ़ोन उठाता है तो उधर से हितेश कहता है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। तो राज कहता है ठीक है। फिर राज वहाँ का लाइव देखने लगता है। धीरे धीरे सभी मीडिया वाले आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। तब सभी मीडिया वाले अपना सवाल शुरू करते हैं। उनमें से एक कहता है सर आप हमें बता सकते हैं कि अचानक आप एमएस कॉरपोरेशन के मेन ब्रांच को यूएसए से दिल्ली में शिफ्ट करने की वजह क्या है। इस पर हितेश कहता है हमारे चेयरमैन का हमेशा से ही यही प्लान था, पर कुछ कारण की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। हमारे चेयरमैन का कहना है कि जो कंपनी काबिल है उसे बढ़ावा देने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। इस पर दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि सर हमें बता सकते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। इस पर हितेश कहता है बहुत जल्दी हम 3 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कम से कम हम लोग 20 कंपनी से ऊपर कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से कोई भी कंपनी भाग ले सकती है, और जो उसमें हमारे लायक होगी उनमें से हम कम से कम 20 से 25 कंपनी को चुनेंगे। इसमें छोटी से लेकर बड़ी सभी कंपनियां शामिल हो सकती है। तो एक और रिपोर्टर पूछता है और वो 3 प्रोजेक्ट क्या होंगे। इस पर हितेश कहता है इसमें से पहला प्रोजेक्ट होगा एक वीआईपी कॉलोनी का, जिसमें हम 100 विला का निर्माण करेंगे, और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होगा मॉल, अस्पताल और पार्क का डेवलपमेंट, और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट होगा ज्वेलरी का। इन सभी की डिटेल हम आप लोगों तक भेज देंगे। तब एक रिपोर्टर पूछता है सर हमें चेयरमैन का इंटरव्यू मिल सकता है। इस पर हितेश कहता है वो तो सर ही बताएंगे, फिलहाल वो दूसरे कामों में व्यस्त है, जब वो फ्री हो जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि आप हमें उनका पूरा नाम बता सकते हैं। इस पर हितेश कहता है सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी इस कंपनी से जुड़ते हैं उन्हें एक एग्रीमेंट पर साइन लिया जाता है कि कोई भी शख्स उनके परमिशन के बिना चेयरमैन और कंपनी का पूरा नाम नहीं बता सकते। पर आप लोग उनका शॉर्ट नेम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि RVS है। एक और रिपोर्टर पूछता है आप लोग कंपनी का अनाउंसमेंट कब कर रहे हैं। इस पर हितेश कहता है मैंने इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आने वाले संडे को हमारी कंपनी की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे ही होटल में होगा। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे तक चलती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो हितेश कहता है आप लोगों के लिए बाहर खाने का इंतज़ाम किया गया है, तो सब खाकर ही जाइएगा। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद राज हितेश को फ़ोन करता है और कहता है बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। इस पर हितेश ने कहा सर आपने जैसा कहा वैसा ही किया। तब राज कहता है अभय को पार्टी से पहले आने को कहो। इस पर हितेश जी सर कहता है। तब राज फ़ोन रख देता है और अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है मालती जी घर के अंदर आ रही है। तो राज कहता है माँ आप आ गई, और उनके गले लग जाता है। तब मालती जी कहती है सनाया कहाँ है। तो राज कहता है अपने रूम में। तो मालती जी फ्रेश होने अपने कमरे में चली जाती है। तभी सनाया भी वहाँ आ जाती है और पूछती है माँ आप आ गई। तो राज कहता है हाँ आ गई है, और वो दोनों किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। कुछ समय बाद मालती जी बाहर आती है तो अपने दोनों बच्चों को खाना बनाते हुए देखती है। तो वहाँ जाकर कहती है अरे तुम दोनों क्यों बना रहे हो, मैं तो आ रही थी ना। इस पर राज कहता है माँ आप काम करके आए हो, आप आराम से बैठिए, हम दोनों बना लेंगे। और सनाया मालती जी को वहाँ के सोफे पर बिठा देती है। करीब 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो राज कहता है माँ मैं तैयार होकर आता हूँ, काजल को देखने जाना है। ये बोलकर राज अपने रूम में चला जाता है। इधर सनाया मालती जी से कहती है माँ आज भाई मुझे शॉपिंग पर लेकर गए थे और हमने बहुत सारी शॉपिंग की। इतना बोल अपने कमरे में जाती है और अपना शॉपिंग बैग लेकर आती है। उन्हें कपड़े दिखाने लगती है। तो मालती जी भी कपड़े देखने लगती है। तभी वहाँ राज भी आ जाता है। तब मालती जी कपड़े देखने के बाद उनकी नज़र कपड़े के बैग के लोगों पर पड़ती है। तो राज को देखकर कहती है बेटा ये तो यहाँ का सबसे महंगा मॉल है और तुमने यहाँ से कपड़े लिए, ये तो काफ़ी महंगे होंगे। तो राज कहता है माँ आप और मेरी छोटी की खुशी के सामने ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी नहीं हो सकती। मेरे लिए तो आप दोनों की स्माइल ही अनमोल है, इसके सामने कुछ पैसे इसका मोल कभी नहीं लगा सकते। और मैं इतना भी नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है। आप दोनों की खुशी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। राज के इतना कहते ही दोनों मिलकर राज के गले लग जाते हैं। तो सनाया कहती है भाई आप बेस्ट हो, और मालती जी कहती है अपने प्यार के कारण अपनी बहन को बिगाड़ मत देना। इस पर राज कहता है मैं एक बार गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे सनाया पर पूरा भरोसा है कि वह हम दोनों का सिर कभी झुकने नहीं देगी। इस पर सनाया थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है भाई मैं कभी आपको और माँ का सर झुकने नहीं दूंगी। तो मालती जी कहती है बेटा 8 बज गए हैं और तुम्हें हॉस्पिटल भी तो जाना है, चलो खा लेते हैं। और वो सभी खाने के लिए चले जाते हैं। तभी राज का फ़ोन बजता है। तो राज देखता है दीप्ति आंटी का फ़ोन है। तो कॉल उठाता है तो उधर से दीप्ति जी कहती है बेटा तुम हॉस्पिटल कब आ रहे हो। इस पर राज कहता है जी आंटी 1 घंटे तक आ जाऊँगा।
क्या कोई काम था? इस पर दीप्ति जी कहती है बेटा काजल ने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो किसी से बात भी नहीं कर रही है और वो अपने रूम में किसी को जाने भी नहीं दे रही है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी नहीं। पता नहीं किस बात का गुस्सा है। तब राज कहता है आंटी आप घर जाओ, मैं उसे खिला दूंगा, आप परेशान मत होना। तो दीप्ति जी कहती है ठीक है बेटा, तुम जल्दी आना, वैसे भी यहाँ रुक कर क्या करूँगी। वो किसी को अंदर आने नहीं दे रही है। इतना बोल फ़ोन रखती है और वो घर के लिए निकल जाती है। इधर राज कहता है अब इसे क्या हुआ है यार, लड़की इतना नखरा क्यों करती है। फिर वो खाने लगता है। उसके बाद वो अस्पताल के लिए निकल जाता है। करीब रात के 9 बज रहे थे। तब राज वहाँ पहुँच जाता है और रूम में घुसने लगता है तो एक एप्पल उसके सिर पर आकर लगता है। ये देखकर वो हड़बड़ा जाता है और अपने कदम रूम के बाहर कर लेता है और वो गेट को थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकता है तो उसे काजल के गुस्से से लाल चेहरे पर नज़र पड़ती है तो तुरंत गेट बंद कर लेता है और बाहर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ राघवन आता है और कहता है बॉस मज़ा आया। तो राज कहता है किस बात का मज़ा। तो राघवन वहाँ पर एक थैले की तरफ इशारा करता है, करके कहता है सुबह से मैं इसमें रखा हूँ, जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है उसके ऊपर जाकर लगती है। इन्होंने तो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, तो सोच लो आपका क्या होगा। वैसे बॉस आपने क्वीन अच्छी खोजी है। इतना बोल वो हंसने लगता है तो राज उसे घूर कर देखता है और दोबारा अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक और एप्पल उसके ओर आता है तो राज उसे पकड़ लेता है और उसका एक बाइट खाते हुए अंदर आता है तो रूम का गेट लॉक कर देता है और काजल की तरफ देखकर कहता है देखो एप्पल खाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। वैसे तुम गुस्सा किस बात पर हो। ये सुनकर काजल अपना चेहरा राज से फेर लेती है। ये देखकर राज कहता है अगर प्रॉब्लम बताओगी नहीं तो उसका हल कैसे होगा। इस पर भी काजल कुछ नहीं बोलती। अब राज को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, मगर एक बार और कोशिश करता है और कहता है देखो जितना गुस्सा होना है हो जाना, पर प्लीज़ खाना खा लो। तब जाकर काजल कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो और कुछ बताते भी नहीं हो। तो इस पर राज कहता है मैं तुम्हारी हर शिकायत सुनूंगा, पर प्लीज़ खा लो। देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना कर लाया हूँ। ये सुनकर काजल की आंखों में चमक आ जाती है, मगर फिर भी राज की तरफ नहीं देखती। ये देखकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह एक निवाला काजल की तरफ बढ़ा देता है और काजल राज को ऐसा करते हुए अपनी एक आंख तिरछी करके देख रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था, मगर वो चेहरा राज की तरफ नहीं करती। ये देखकर राज कहता है मैंने सोचा था कि तुम खा लोगी तो हम दोनों वॉक पर जाएंगे, पर लगता है तुम्हारा मन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ रहने आया था, तुमसे बातें करनी थी, पर लगता है तुम नहीं चाहती। इतना बोल वहाँ से उठकर जाने लगता है तो काजल एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है और राज की तरफ चेहरा करती है तो राज उसके हाथ पकड़ने से खुश हो जाता है और उसकी तरफ देखता है तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि काजल रो रही थी। आखिर काजल रो क्यों रही थी और काजल किस बात पर गुस्सा है, अब राज क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहे हमारे इस कहानी को। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर करें ताकि अगली कहानी आप तक जल्द ही पहुँच सके और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें।